नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं खान सर के द्वारा जो पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान है, जिसका कि थर्ड रिवाइज एडिशन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो थर्ड रिवाइज एडिशन है, ये थर्ड रिवाइज एडिशन को हम लोग पढ़ रहे हैं तथा हम लोगों ने बायोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट किया है और ये आज हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले भी 2 पार्ट को हम लोगों ने अपलोड किया है, जिसे कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं जीवों का वर्गीकरण। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है तथा उसी नोट्स से मैं आपको सारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पढ़िए और उसके बाद इसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना देना चाह रहा हूँ कि आप लोग को सोमवार से लेके शनिवार तक ये 6 के 6 दिन जो है आपको शाम के 6:30 बजे हमारी वीडियो मिल जाएगी। कल की वीडियो थोड़ी डिले हो गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब से आपको सोमवार से लेकर शनिवार ये 6 दिन पूरी की पूरी आपको 6:30 बजे वीडियो मिलेगी पर डे, ठीक है। और जो बचा संडे का दिन, उस संडे के दिन में आप लोगों से जितना पढ़ाया जाएगा वो उन सारे को कवर किया जाएगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। और वो टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए ये क्लास 3 है और अभी तक हम लोगों ने जो बताया था कि RH विटेकर ने कौन कौन से ग्रुप में बांटा था, वो 5 ग्रुप में बांटा था, जिसमें से कि मोलास्का, प्रोटिस्टा, पादप अर्थात प्लांट, फंगस और एनिमेलिया था। इसमें हम लोगों ने मोलास्का, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगस को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमिलिया किंगडम, ठीक है, अर्थात जंतु जगत के बारे में। तो जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जंतुओं का वर्गीकरण का जो है सर्वप्रथम प्रयास, जंतु के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। तो जंतु के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास अरस्तु ने किया था। इन्होंने संपूर्ण जगत के जंतुओं को 2 नाम दिया। पहला नाम दिया एनाइमा और दूसरा नाम दिया इनियामा, ठीक है। एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा में आरबीसी का अभाव रहता था और इनाइमा में आरबीसी प्रेजेंट रहता था, ठीक है। एक मिनट, चलिए, ठीक। देखिए अरस्तु ने 2 भागों में बांटा था। एक को बांटा था एनाइमा और दूसरे को बांटा था इनाइमा, ठीक है। एनाइमा में आरबीसी का अभाव रहता था, अर्थात उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती थी। तो इससे साफ पता चलता है कि जब आरबीसी नहीं पाई जाती थी तो क्या होता था कि इसमें ब्लड नहीं रहता होगा, ठीक है। ब्लड का रंग जो है वो लाल नहीं होता होगा। और एक पार्ट में बांटा इनाइमा। इनाइमा में आरबीसी प्रेजेंट होती थी। इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो एनाइमा में जितने भी पेरीफेरा, निडेरिया, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, ये सारे ग्रुप के थे, वो सारे आते थे। ये मैं अभी आगे बताऊंगा, तब आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि ये पेरीफेरा ग्रुप क्या होता है, निडेरिया ग्रुप क्या होता है, ऑर्थोपोडा ग्रुप क्या होता है, मोलास्का ग्रुप क्या होता है। एक्चुअली में ये पूरे के पूरे 8 ग्रुप में इसको बांटा गया था, ठीक है। और वो अभी मैं आगे चर्चा करूँगा। दूसरा ग्रुप अरस्तु ने किसे बताया कि इनाइमा, जिसमें कि आरबीसी प्रेजेंट होता है। इसमें सभी कार्डेटा आते हैं। एक्चुअली में 2 प्रकार का ग्रुप होता है, एक होता है नॉन कार्डेटा और एक होता है कार्डेटा। नॉन कार्डेटा में 8 ग्रुप होते हैं, जिसमें हमारा पेरीफेरा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का वगैरह आते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है कार्डेटा ग्रुप। कार्डेटा ग्रुप में जैसे पशु पक्षी ये सभी आते हैं, वो सभी आगे मैं चर्चा करूँगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कार्डेटा में जो आते हैं वो आ जाते हैं सभी अंडा देने वाले, ठीक है। देखिए यहाँ सभी जितने भी जीव अंडा देते हैं, जितने भी मछली हैं मत्स्य वर्ग के हैं, मेढक हैं अर्थात उभयचर जीव है, सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स जीव है, पक्षी अर्थात एविज जीव है, ठीक है। पक्षी को क्या कहते हैं? एविज कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये किस में आ जाते हैं? कार्डेटा ग्रुप में आ जाते हैं। और अरस्तु ने इसका क्या नाम दिया था? इनाइमा नाम दिया था। इन सभी में आरबीसी प्रेजेंट होती है, ठीक। दूसरा आ जाता है कार्डेटा ग्रुप में स्तनधारी। स्तनधारी किसे कहते हैं? जो बच्चे देते हैं। तो कार्डेटा ग्रुप को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला
जो अंडा देता है, मछली वर्ग अर्थात मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स वर्ग, पक्षी अर्थात एविज वर्ग और स्तनधारी वर्ग। तो इन ग्रुपों में कार्डेटा को बांटा गया। ठीक है, अब देखिए जंतु जगत को रीढ़ की हड्डी के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया था। अभी मैंने बताया कि जंतु जगत को रीढ़ की हड्डी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में, एक कार्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, एक नॉन कार्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती है। तो कार्डेटा ग्रुप में कौन कौन सा आ गया था, फिर से वही कौन कौन, मत्स्य वर्ग, ठीक है, सरीसृप वर्ग अर्थात रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं, पक्षी वर्ग जिसको एविज बोलते हैं, स्तनधारी, ये सारे आते हैं। और नॉन कार्डेटा में मैंने 8 ग्रुप बताया था, जैसे पेरीफेरा, निडेरिया, मोलास्का, ये सब आते हैं। तो इसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक आता है प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ क्या है, तो अमीबा आप लोगों ने नाम सुना होगा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में मैंने बताया था कि यूग्लिना जो होती है वो पादप और जंतु, ठीक है, किसके बीच, पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, ये यूग्लिना जो होती है ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है और इसे ही क्या कहा जाता है, हरा जंतु कहा जाता है। ये एक्चुअली में ना तो पादप है और ना ही एक्चुअली में ये जंतु है, ये दोनों के बीच का क्या है, कड़ी है, इसलिए इसे हरा जंतु कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हरा जंतु किसे कहा जाता है, तो हरा जंतु कहा जाता है यूग्लिना को। ठीक है, अब प्रोटोजोआ ग्रुप में यूग्लिना किस ग्रुप में आता है, तो यूग्लिना जो है वो प्रोटोजोआ ग्रुप में आता है। ठीक, अब बाकी अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये सब नॉन कार्डेटा आते हैं। ठीक है, ये सब प्रोटोजोआ ग्रुप में आते हैं। ठीक, इनमें जो गति होती है, प्रोटोजोआ में जो गति होती है वो फ्लैजेला, ठीक, अर्थात कसाब। कसाब आप लोग को जल्दी याद नहीं भी रह सकता है, लेकिन फ्लैजेला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फ्लैजेला वर्ड दिया जाता है। ठीक है, फ्लैजेला। तो प्रोटोजोआ में जो गति होती है वो फ्लैजेला द्वारा होती है और इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन की क्रिया विसरण विधि के द्वारा होती है। ठीक है, विसरण विधि के द्वारा इनमें श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब जापान में वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया किसको कहा जाता है, तो यूप्लेक्टेला को कहा जाता है। ठीक, किसको कहा जाता है, तो यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को कहा जाता है। वीनस फ्लावर बास्केट अर्थात वीनस के पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया। एक्चुअली में क्या होता है कि जापान में जब पार्टी फंक्शन होता है या शादी समारोह वगैरह होता है तो वहाँ पे एक फूल की डलिया के रूप में, गिफ्ट के रूप में लेके जाया जाता है, जो कि क्या रहता है, यूप्लेक्टेला रहता है। ठीक है, और ये एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रा में जो जनन होता है, हाइड्रा में जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हाइड्रा में जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो हाइड्रा में जनन जो होता है वो होता है मुकुलन विधि के द्वारा। तो अरस्तु ने 2 भागों में बताया था। ठीक है, अरस्तु ने 2 भागों में बताया कि एक होता है रीढ़ की हड्डी के आधार पे, कि एक होता है कार्डेटा और एक होता है नॉन कार्डेटा। ठीक, कार्डेटा में हम लोग का आ जाता है पशु, पक्षी, ये सभी आ जाते हैं, स्तनधारी, सरीसृप, रेप्टाइल्स वगैरह सब आते हैं। और नॉन कार्डेटा में आते हैं पेरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटेडा, एनालिडा, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। एक हम लोगों ने अभी देखा प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में देखा। प्रोटोजोआ क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन कार्डेटा को। ठीक है, नॉन कार्डेटा, नॉन कार्डेटा ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो नॉन कार्डेटा के भीतर जो है 8 ग्रुप आते हैं। ठीक है, जिसमें एक है पेरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा प्लेटी हेलमिंथज जिसमें कि चपटी कृमि आते हैं, नीमेटोडा जिसमें गोल कृमि आते हैं अर्थात स्केलीमिंथज, उसके बाद एनालिडा जिसमें केंचुआ, जोक आदि आते हैं। ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ध्यान से समझाने की, और आप लोग भी इसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए नॉन कार्डेटा ग्रुप जो है, इसके पहले यहाँ आप लोग देखिए कि रीढ़ की हड्डी के आधार पे, यहाँ ये वाला
रीढ़ की हड्डी के आधार पर दो भागों में बांटा गया, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। ठीक है, तो नॉन कार्डेटा के बारे में जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो है, देखिए नॉन कार्डेटा के में कौन कौन सा आता है। तो पहला आता है पेरीफेरा। पेरीफेरा में उदाहरण के रूप में साइकन, यूप्लेक्टेला। अभी मैंने बताया कि यूप्लेक्टेला को क्या कहते हैं, बास्केट ऑफ वीनस या वीनस ऑफ बास्केट। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है सिलेंट्रेटा या निडेरिया इसको बोलते हैं, इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, परवाल ये आते हैं। इसमें श्वसन तथा उत्सर्जन जो होता है ये होता है शरीर की सतह के द्वारा, शरीर की सतह से ये लोग अपना श्वसन करते हैं। कौन, सिलेंट्रेटा ग्रुप। उसके बाद है प्लेटी हेलमिन्थस ग्रुप। प्लेटी हेलमिन्थस ग्रुप, इसमें आते हैं चपटे कृमि, इसमें जैसे टैपवर्म, फीता कृमि, यकृत कृमि। ठीक है, ये सारे चीज़ आते हैं किसमें, प्लेटी हेलमिन्थस में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीता कृमि या यकृत कृमि या टैपवर्म किस ग्रुप में आते हैं, तो सबसे पहले तो आते हैं नॉन कार्डेटा ग्रुप में। नॉन कार्डेटा ग्रुप के ही प्लेटी हेलमिन्थस ग्रुप में आते हैं। इसके बाद अगला ग्रुप जो है वो है स्केलेमिन्थस ग्रुप। ये था हेलमिन्थस ग्रुप, अब आता है स्केलेमिन्थस ग्रुप, इसे निमेटोडा ग्रुप भी कहते हैं। इसमें गोल कृमियाँ, ठीक है, गोल कृमि जैसे एस्केरिस, वुचेरिया को ही क्या कहते हैं, फाइलेरिया कृमि भी कहते हैं। वुचेरिया को क्या कहते हैं, वुचेरिया को फाइलेरिया कृमि कहते हैं। इसके बाद अगला जो ग्रुप आता है वो आता है एनेलिडा ग्रुप। एनेलिडा ग्रुप में केंचुआ, जोक ये सब आता है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा वो कितने ग्रुप देखे, 5 ग्रुप देखे। कौन कौन सा, पेरीफेरा ग्रुप, सिलेंट्रेटा ग्रुप, प्लेटी हेलमिन्थस ग्रुप, निमेटोडा ग्रुप और एनेलिडा ग्रुप। पेरीफेरा ग्रुप में साइकन, यूप्लेक्टेला आता है, यूप्लेक्टेला को वीनस बास्केट कहा जाता है। सिलेंट्रेटा ग्रुप में हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, परवाल ये सब आता है, और इनका श्वसन तथा उत्सर्जन कैसे होता है, तो शरीर की सतह से होता है। इसके बाद आता है प्लेटी हेलमिन्थस ग्रुप अर्थात चपटे कृमि वाला ग्रुप, जिसमें टेपवर्म, फीता कृमि, यकृत कृमि ये आता है, और ये लोग इसमें मुख होता है लेकिन गुदा नहीं होती है। इसके बाद आता है निमेटोडा ग्रुप। निमेटोडा ग्रुप में गोल कृमि, एस्केरिस, वुचेरिया, फाइलेरिया कृमि। उसके बाद 5वां है एनेलिडा ग्रुप। एनेलिडा ग्रुप में केंचुआ, जोक इत्यादि आते हैं। अब देखिए केंचुआ को क्या क्या कहा जाता है, तो केंचुआ को प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है, पृथ्वी की आंत कहा जाता है, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, और साथ ही साथ क्या कहा जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, केंचुआ को कहा जाता है। पृथ्वी की आंत केंचुआ को कहा जाता है। मृदा उर्वरता का बैरोमीटर भी केंचुआ को ही कहा जाता है, और साथ ही साथ किसान का मित्र भी केंचुआ को कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के जो है उसको कोड़ते रहते हैं। ठीक है, उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेरिटीमा पोस्थुमा। और आपको मैंने वीडियो 1 में ही बताया था कि वैज्ञानिक नाम जो द्विनाम पद्धति था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था लिनियस के द्वारा। ठीक है, ये लिनियस के द्वारा दिया गया था वैज्ञानिक नाम की पद्धति। और केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटीमा पोस्थुमा। केंचुआ द्विलिंगी और उभयलिंगी दोनों होता है। इसका जो उत्सर्जन होता है, मल मूत्र जो त्यागने का जो उत्सर्जन होता है वो होता है वृक्क के द्वारा, वृक्क या नेफ्रिडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो उत्सर्जन जो होता है केंचुआ का वो वृक्क या नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। इसका रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। केंचुआ के रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसमें आँख भी नहीं पाई जाती है। और ये श्वसन कैसे लेता है, तो इसका श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। केंचुआ के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि केंचुआ किस ग्रुप में आता है, तो केंचुआ एनेलिडा ग्रुप में आता है। ठीक है, केंचुआ किस में आता है, एनेलिडा ग्रुप में आता है। प्रकृति का हलवाहा, पृथ्वी की आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर केंचुआ को कहा जाता है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है।
इसका उत्सर्जन वृक्क या नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। इसका रक्त लाल रंग का होता है, लेकिन आरबीसी नहीं पाई जाती है। आँख इसमें नहीं पाई जाती है। इसका श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। छठा है आर्थ्रोपोडा संघ। ठीक, उधर हम लोगों ने 5 संघ के बारे में पढ़ लिया, पेरिफेरा, हेलमिन्थस, स्केलिमिन्थस, निमेटिडा, नाइडेरिया। ठीक है, और अब आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो होता है वो संसार का सबसे बड़ा ग्रुप है। संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा संघ है। जंतु जगत में जो नॉन कार्डेटा और कार्डेटा ग्रुप है, जो कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, तो इसमें आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो है वो संसार का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें झींगा मछली, कॉकरोच, कनखजूरा, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, बिच्छू, ये सभी आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो है वो संसार का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें झींगा मछली, कॉकरोच, कनखजूरा, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, बिच्छू, ये सभी आते हैं। इनमें 3 जोड़ी पंख होती है। इनमें 3 जोड़ी पंख और 2 जोड़ी टांग पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में 3 जोड़ी पंख और 2 जोड़ी टांग पाई जाती है। इनमें श्वसन जो होता है ये क्लोम के द्वारा होता है। श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन क्लोम के द्वारा होता है, और जो स्थलीय जीव होते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, उनमें श्वसन जो है ट्रैकिया या बुकलंग के द्वारा होता है। अब जैसे देखिए ये झींगा मछली, ये झींगा मछली कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो ये किसके द्वारा करेंगे श्वसन? क्लोम के द्वारा करेंगे। और वहीं अगर हम लोग बात करें बिच्छू की, तो ये बिच्छू कहाँ रहता है? तो बिच्छू रहता है स्थल पे। तो ये किसके द्वारा करेगा श्वसन? तो ट्रैकिया या बुकलंग के द्वारा करेगा। इनका रक्त का जो कलर होता है कोई कलर नहीं होता, अर्थात रंगहीन होते हैं, लेकिन किसी किसी में नीला कलर देखने को मिलता है। इनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो होता है इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो है ये संसार का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें झींगा मछली, कॉकरोच, कनखजूरा, मक्खी, मच्छर, बिच्छू इत्यादि पाए जाते हैं। इनमें 3 जोड़ी पंख और 2 जोड़ी टांग पाई जाती है। इनमें जो जलीय जीव है वो श्वसन क्लोम के द्वारा करते हैं, और जो स्थलीय जीव है वो श्वसन ट्रैकिया या बुकलंग के द्वारा करते हैं। इनके जो रक्त का रंग होता है वो रंगहीन है, और किसी किसी में नीला रंग देखने को मिलता है। इनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे देखते हैं 7वां जो संघ है, 7वां ग्रुप जो है वो है मोलास्का। कौन है? मोलास्का ग्रुप। ये कोमल शरीर वाले होते हैं। मोलास्का ग्रुप जो है वो कोमल शरीर वाले होते हैं। मोलास्का शब्द सबसे पहले किसने दिया था? अरस्तु ने दिया। मोलास्का शब्द सबसे पहले अरस्तु ने दिया। ठीक, मोलास्का शब्द सबसे पहले किसने दिया? अरस्तु ने। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है वो मोलास्का संघ ही है। पहला संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। पहला संघ कौन सा है जो सबसे बड़ा संघ? आर्थ्रोपोडा। और दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो है मोलास्का। इसमें घोंगा, सीपी, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश, आयस्टर ये सभी आ जाते हैं। घोंगा को तो आप लोग जहाँ तहाँ देखे ही हैं, सीपी भी देखे ही होंगे, कौड़ी जो हम लोग देखते हैं दीपावली वगैरह के समय में कौड़ी का ज़्यादा यूज देखते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को समुद्री मांसाहारी जंतु कहा जाता है, अर्थात डेविल फिश कहा जाता है। इसकी 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती है? तो ऑक्टोपस को 8 भुजाएं होती है। डेविल फिश किसे कहा जाता है? तो ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। समुद्री मांसाहारी जंतु भी ऑक्टोपस को ही कहा जाता है। ऑक्टोपस किस ग्रुप में आता है? तो मोलास्का ग्रुप में ऑक्टोपस आता है। कटल फिश, आइस्टर, मोती जो प्राप्त होता है वो हमें आइस्टर से प्राप्त होता है। तो मोती किससे प्राप्त होता है? आइस्टर से प्राप्त होता है। किस ग्रुप वाले से प्राप्त होता है? तो मोलास्का ग्रुप वाले से प्राप्त होता है। मोती किस ग्रुप वाले से प्राप्त होता है? तो मोलास्का ग्रुप वाले से प्राप्त होता है। मोलास्का शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? अरस्तु ने किया था। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? मोलास्का है। घोंगा, सीपी, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश, आयस्टर ये सब किस ग्रुप में आते हैं? मोलास्का ग्रुप में आते हैं।
इनका जो कलर होता है वो भी रंगहीन होता है, इसमें भी आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो मोलास्का ग्रुप भी हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट 8वां ग्रुप जो है वो है इकाइनोमर्डेटा ग्रुप। इकाइनोमर्डेटा ग्रुप, इसमें जितने भी समुद्री जलीय जीव हैं सारे के सारे इकाइनोमर्डेटा ग्रुप में ही आते हैं। जितने भी जलीय समुद्री जीव हैं वो सारे के सारे इकाइनोमर्डेटा ग्रुप में आते हैं। जैसे स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन को ही क्या कहा जाता है, अरस्तु लांटेन कहा जाता है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण और उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। इनका पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाता है लेकिन उत्सर्जन तंत्र इनका अभी तक नहीं बना होता है। तो हम लोगों ने 8 ग्रुप को देखा यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसका चर्चा करते हैं फिर से। ये 8 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो पहला ग्रुप है पेरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा प्लेटी हेलमिंथर, चौथा निमेटेडा, पांचवा एनेलिडा, छठा ऑर्थोपोडा, सातवां मोलास्का, आठवां इकाइनोमर्डेटा। तो ये सारे के सारे ग्रुप हम लोगों ने देखा। अब ऑक्टोपस कौन सा ग्रुप में पाया जाता है? तो ऑक्टोपस ऑर्थोपोडा ग्रुप में पाया जाता है। मोती किस ग्रुप से प्राप्त होता है? तो मोती ऑक्टोपस मोलास्का ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्टोपस मोलास्का ग्रुप में पाया जाता है। मोती किस ग्रुप से प्राप्त होता है? तो मोती भी मोलास्का ग्रुप से प्राप्त होता है। ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती है? तो 8 भुजाएं होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 8 नॉन कार्डेटा ग्रुप को देखा। अब हम लोग कार्डेटा ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, कार्डेटा ग्रुप में पहला ग्रुप है मत्स्य या पिसीज वर्ग। ठीक है, इसमें मत्स्य लोग जो होते हैं या पिसीज वर्ग जो होते हैं वो गलफरा से सांस लेते हैं। उदाहरण के रूप में मछली, गैम्बिसिया, शार्क। गैम्बिसिया जो होता है वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिसके कारण जो है मच्छर के उत्पत्ति ज़्यादा नहीं हो पाती है। शार्क विश्व की सबसे बड़ी समुद्री मछली शार्क मछली होती है। तो कार्डेटा ग्रुप में सबसे पहला आता है मत्स्य या पिसीज वर्ग। इनका श्वसन गलफरा से होता है। इनमें मछली, गैम्बिसिया, शार्क आते हैं। कैटफिश, गोल्डफिश मछलियां हैं लेकिन सिल्वर फिश एक कीट है। ठीक है, सिल्वर, ये क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग में भी पूछा जाता है। वो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, सिल्वर फिश, कैट फिश, गोल्ड फिश, स्टार फिश। इनमें से कौन मछलियां हैं? तो इसमें अलग कौन है? तो सिल्वर फिश जो है वो मछली नहीं है, एक कीट है। और मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथिक्योलॉजी कहा जाता है। तो पहला ग्रुप कार्डेटा ग्रुप का कौन सा हो गया? मत्स्य या पिसीज वर्ग। ये अपना श्वसन कहाँ से लेते हैं? तो गलफरा से लेते हैं। ये गलफरा के द्वारा श्वसन करते हैं। उदाहरण में मछली, गैम्बिसिया, शार्क। शार्क विश्व की सबसे बड़ी समुद्री मछली है। गैम्बिसिया मच्छर के लार्वा को खा जाती है। कैटफिश, गोल्डफिश मछलियां हैं लेकिन सिल्वर फिश क्या है? एक कीट है। अब मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथिक्योलॉजी कहा जाता है। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथिक्योलॉजी कहते हैं। दूसरा ग्रुप आता है एम्फीबिया ग्रुप। एम्फीबिया ग्रुप जो कि जल और थल दोनों पे रहते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप है एम्फीबिया ग्रुप जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। इनका जो श्वसन होता है वो त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है। चूँकि ये जल और थल दोनों में रहते हैं तो जब जल में रहते हैं तब त्वचा के द्वारा होता है और जब थल पे रहते हैं तो फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें हृदय 3 वाल्व में बटा होता है जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। ये आलिंद और निलय क्या होते हैं ये आगे की क्लास में बताया जाएगा। इनमें आरबीसी उपस्थित होते हैं। उदाहरण में मेढक, टोड, राना टिग्रीना, जिसे हम लोग साधारण मेढक भी कहते हैं। राना टिग्रीना मेढक का साइंटिफिक नाम है। ठीक है, तो ये राना टिग्रीना ये सभी किस में आते हैं? एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। एम्फीबिया वर्ग में जो कि जल पे और थल पे दोनों में रह सकता है। इनका श्वसन त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें 3 वाल्व का हृदय पाया जाता है। इनमें आरबीसी प्रेजेंट होता है। उदाहरण में मेढक, टोड, राना टिग्रीना। एम्फीबिया और मत्स्य वर्ग के बीच की योजक कड़ी को क्या कहते हैं? लंग फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग फिश। एम्फीबिया और मत्स्य वर्ग के बीच की योजक कड़ी को लंग फिश कहा जाता है। जैसे पादप
और जंतु के बीच की योजक कड़ी को युगलिना कहते हैं, उसी तरह से एम्फीबिया और मत्स्य वर्ग के बीच की योजक कड़ी को लंगफिश कहा जाता है। तीसरा है रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग। रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग ये असमतापी जंतु होते हैं। इनका श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग का श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें 4 कक्ष होते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होते हैं। इनमें 2 आलिंद और 1.5 निलय होते हैं। 1.5 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं। इसमें अपवाद के रूप में मगरमच्छ या घड़ियाल है, जिसमें कि 4 के 4 पूर्ण कक्ष होते हैं। अगर रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहा जाए तो वो मेसोजोइक युग को कहा जाता था। उस समय डायनासोरस या बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स वगैरह प्रेजेंट रहते थे। किस युग में? तो मेसोजोइक युग में। किस युग को रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेसोजोइक युग को रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहा जाता है। रेप्टाइल्स के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कछुआ, सांप, मगरमच्छ, छिपकली, ये सब रेप्टाइल्स के उदाहरण हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों के द्वारा होता है। इनका हृदय कितने कोष्ठक में होता है? तो 4 अपूर्ण कक्ष में होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1.5 निलय होता है। अपवाद के रूप में मगरमच्छ और घड़ियाल है। रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो मेसोजोइक युग को रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहा जाता है। उदाहरण में कछुआ, सांप, मगरमच्छ, छिपकली ये सभी आते हैं। सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश या समुद्री सांप होता है। घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा। विशालतम जीवित मांसाहारी मगरमच्छ। छिपकली का स्वतः पूंछ त्यागना क्या कहलाता है? ऑटोटोमी कहलाता है। ऑटोटोमी क्या है? तो छिपकली जब अपना पूंछ को स्वयं त्याग देता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोटोमी कहते हैं। घोंसला कौन सा सांप बनाता है? किंग कोबरा बनाता है। सबसे जहरीला सांप कौन है? तो हाइड्रोफिश या समुद्री सांप। विशालतम जीवित मांसाहारी कौन है? तो मगरमच्छ विशालतम जीवित मांसाहारी है। और छिपकली का स्वतः पूंछ त्यागना क्या कहलाता है? ऑटोटोमी कहलाता है। उसके बाद है चौथा पक्षी वर्ग। चौथा क्या है? पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में दांत नहीं होते हैं। ठीक है, इनका हृदय जो है वो 4 पूर्ण कक्षीय अर्थात 2 आलिंद और 2 निलय होता है। जबकि रेप्टाइल्स में क्या था? 2 आलिंद और 1.5 निलय था। ठीक है, अर्थात और इसमें पक्षी में 4 पूर्ण कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनका जो उत्सर्जन अंग है वो है वृक्क, लेकिन इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, श्वसन इनका फेफड़ों के द्वारा होता है। हड्डियां इनकी खोखली होती है। उदाहरण के रूप में पक्षी, मुर्गा, ऑस्ट्रिच ये सभी एविज वर्ग या पक्षी वर्ग में आते हैं। 5वां जो ग्रुप है वो है मैमेलिया या स्तनधारी ग्रुप। मैमेलिया या स्तनधारी ग्रुप। इनमें चमगादड़, व्हेल, मनुष्य। अब जब मनुष्य आ गए तो जो भी चीज़ मनुष्य के साथ होती है, जो भी चीज़ मनुष्य को है वही चीज़ स्तनधारी चमगादड़ को भी है, व्हेल को भी है, डॉल्फिन को भी है, घोड़ा को भी है, कुत्ता को भी है। ये लोग अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये लोग डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। तो ये सारे स्तनधारी जीव हैं। तो इसमें कॉर्डेटा ग्रुप में हम लोगों ने कितने देखे? 5 देखे। एक था पहला मत्स्य वर्ग था। उसके बाद पहला मत्स्य वर्ग था। ठीक है, पहला मत्स्य वर्ग। दूसरा एम्फीबिया वर्ग जो कि जल और स्थल दोनों में रहते हैं। तीसरा रेप्टाइल्स वर्ग। चौथा पक्षी वर्ग और 5वां मैमेलिया वर्ग। इन 5 के बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी मतलब नॉन कार्डेटा ग्रुप था, नॉन कार्डेटा ग्रुप में भी 8 ग्रुप थे। उन 8 ग्रुप को हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से बारीकी से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा अपने आप में टफ है। चलिए आगे देखते हैं। एक टर्म आता है समतापी और एक टर्म आता है असमतापी। तो समतापी जंतु किसे कहते हैं? समतापी जंतु जो होता है वो होते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु, अर्थात जिनका खून गर्म होता है। ठीक है, जिनका खून गर्म होता है वो होते हैं समतापी जंतु। वातावरण के ताप में परिवर्तन के साथ अपने शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखना, ये समतापी जंतु के लक्षण है कि बाहर का वातावरण का
ताप में जो भी परिवर्तन हो उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। जो उसका जैसा टेम्परेचर है शरीर का, वैसा टेम्परेचर वो कांस्टेंट बना के रखता है। जैसे पक्षी, स्तनधारी, अब जैसे गर्मी आता है तो क्या गर्मी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं? नहीं ना, कपड़ा खोल के इधर उधर फेंक देते हैं, नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं। अगर ठंडा आता है तो ठंडा में भी वही कहानी रहता है, क्या रहता है कि स्वेटर पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं। तो हम लोगों का जो है बाहरी वातावरण के अनुसार से हम लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या हो गए? समतापी जंतु हो गए। जस्ट इसके विपरीत असमतापी जंतु जो होते हैं वो होते हैं ठंडे रुधिर वाले। वो वातावरण के ताप के साथ अपने ताप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, वो परिवर्तित कर लेते हैं। अगर बाहर ठंडा है तो ये भी अपने आप शरीर को ठंडा कर लेंगे, अगर बाहर गर्मी है तो ये अपने शरीर को भी गर्म कर लेंगे। जैसे मछली, मेढक, सरीसृप वर्ग, ये सारे के सारे असमतापी जंतु होते हैं। तो समतापी और समतापी हम लोगों ने देख लिया कि समतापी जो होते हैं वो बाहर के वातावरण के अनुसार से अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, और जो असमतापी होते हैं वो बाहर के वातावरण के अनुसार से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने आज जीवों का वर्गीकरण नामक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके पहले भी 2 सीरीज थी, वो 2 सीरीज भी देखिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो है खान सर के द्वारा जो पॉकेट जीके लिखी गई है सामान्य ज्ञान बुक, उसको मैं बायोलॉजी सेक्शन को पूरा अभी पहले करवाऊंगा कवर, उसके बाद फिर मैं फिजिक्स को करवाऊंगा, फिर केमिस्ट्री को करवाऊंगा। इस प्रकार से हमारा पूरा साइंस फिनिश होने के बाद ही मैं कोई और अगला टॉपिक लूँगा। तो इस पे आप लोग बने रहिए। डेली आपको मंडे टू सैटरडे शाम 6:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप लोग उसे ज़रूर देखें, उसे पढ़िए। और बात रही इसकी पीडीएफ, अगर आप लोगों को इसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को इसका जो मैंने नोट्स तैयार किया है उसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, फिर मैं उसके आगे व्यवस्था करता हूँ। चलिए, तो बने रहिए आप लोग इसी तरह से। ओके, जय हिंद, धन्यवाद। और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।